अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश की एकमात्र पार्टी है जो संविधान और मानव अधिकार दिवस का संयुक्त आयोजन देश में करते आ रही है। इसी को लेकर एनलाइटन न्यूज के द्वारा धीमान विजय मानकर का महत्वपूर्ण संबोधन जो देश के लोगों ने आज तक नहीं सुना है, उनके लिए विशेष तौर पर न्यूज के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। आज हम आपको मुंबई में आयोजित संविधान दिवस सह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर आयोजित संबोधन प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप गंभीरता पूर्वक सुनकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के महत्व को भली भांति समझ सकेंगे। पेश है एनलाइटन न्यूज की यह रिपोर्ट। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इंडिया डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया नहीं बना होता। इस एक बात को हमें समझने की जरूरत है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो भारत कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं बना होता। और एक सत्य आप लोगों को बोल रहा हूं आज, यदि हिटलर नहीं होता तो दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं आती। दूसरा सत्य बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि डेमोक्रेसी की कीमत दुनिया को हिटलर के बाद समझी, हिटलर के पहले नहीं समझी। दुनिया में 2 करोड़ लोग मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तब जाके ब्रिटेन को, अमेरिका को, फ्रांस को और बुद्धिस्ट जापान को, जो वर्ल्ड वॉर में पार्टी था बुद्धिस्ट होने के बावजूद, तब उसे यह समझ में आया दुनिया के तमाम कंट्रीज को कि नहीं, अब हमें राइट्स की जरूरत है, डेमोक्रेसी की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। तब तक समझ में नहीं आया दुनिया को। वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ेंगे आप लोग डिटेल में। महाराष्ट्र के लोग, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट लोग, हम लोग ज्यादा बुद्धिवादी है तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा बोलता हूं मैं। पर सत्य बात यह है कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत नहीं बना होता। यह भी बात सच है कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया में नहीं पढ़ते, यदि मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते, नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते, यदि कोलंबिया में नहीं पढ़ते, जो 4थे नंबर की यूनिवर्सिटी उस समय में थी, अभी भी पहले 10 में है कोलंबिया, यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेन सिंस में वो नहीं पढ़ते, यदि बान यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, यदि डॉक्टर भीमराव रामजी सकपाल, दैट इज अंबावाडेकर और अंबेडकर, ओरिजिनल नाम ले रहा हूं, जरूरत पड़ गई है, क्यों पड़ी आज नहीं बोलूंगा। भीमराव रामजी सकपाल, दैट इज अंबावाडेकर और अंबेडकर, यदि कोलंबिया में नहीं पढ़ते, ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ते, दैट इज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रे सिंस में नहीं पढ़ते, तो यह भी बात सच है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के लिए एलिजिबिलिटी शायद नहीं मिला पाते थे। इस एक फैक्ट को भी समझने की जरूरत है। तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को। 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट किया। यह भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। मुझे दुख होता है कि काफी सालों तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसको लॉ डे कहता रहा। कानून तो बहुत तरह के होते हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, आपका पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये केवल लॉ नहीं होता, ये फंडामेंटल लॉ होता है, ये सुप्रीम लॉ होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। संविधान केवल कॉमन लॉ नहीं होता, ये फंडामेंटल लॉ होता है, सुप्रीम लॉ होता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी सालों तक जो इसे लॉ डे करके सेलिब्रेट करते रहे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काफी सालों तक गलत सेलिब्रेशन करते रहा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब संघ एम्बस ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना चालू किया नेशनल लेवल पर 2008 से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी नाम चेंज किया और अभी वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ही सेलिब्रेट करता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी कन्वर्ट किया कि वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे करके सेलिब्रेट करे। महत्वपूर्ण बात, जिस यूएन की 125वीं जयंती की बात की कदम जी ने, उनके लिए हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया पहली पार्टी है जिसने संयुक्त राष्ट्र को यह लिखा, और यह काम मैंने 1.5 साल पहले किया 125वें सेलिब्रेशन के पहले, कि 14 अप्रैल को जो है डे ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एनलाइटनमेंट डिक्लेयर किया जाए। मैंने संयुक्त राष्ट्र को लिखा है
और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 14 अप्रैल को डे ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एनलाइटनमेंट हम मना सकते हैं, प्रोवाइडेड इंडियन स्टेट या कोई भी एक स्टेट जो है वो एक सिंपल रिजोल्यूशन जनरल असेंबली में मूव करे, क्योंकि वो हमारा प्रोसीजर है कि हम रिजोल्यूशन जनरल असेंबली में आता है, उस पर चर्चा होती है और फिर वोटिंग होता है। अगर इंडियन स्टेट एक तरह का रिजोल्यूशन लाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत के अंदर में 14 अप्रैल को बड़ा मनाने का डिसीजन लिया। दुनिया में भी कई एम्बेसीज में 14 अप्रैल मनी, यूएन के अंदर में भी वो हुआ, योगा डे का रिजोल्यूशन आया, कोई दिक्कत नहीं, योगा तुम्हारा नहीं, योगा भी हमारा है। ये भी हमारे पुब्बो भगवंतो, पहले के बुद्ध, सिद्धार्थ के पहले, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले यति मुनीज मुंडकाज ने, उन्होंने डेवलप किया। योगा भी आपका नहीं, योगा भी हमारा, हमको मालूम है ये बातें। आपने योगा डे डिक्लेयर किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने 14 अप्रैल को डे ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड एनलाइटनमेंट को डिक्लेयर करने का एक सिंपल रिजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में मूव नहीं किया। मैं समझता हूं ये हाईली कंडेमेनेबल है, पर उसके बावजूद दुनिया को कन्विंस किया आपने। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद भारत के लोग गए, दुनिया के लोग गए, उन्होंने सेलिब्रेशन किया। विजय मानकर नहीं गया, उसको इंटरेस्ट नहीं है यूएन में जाने का। अभी उसका कुछ कारण है, मैं बताऊंगा आपको, अभी बोल रहा हूं ये सब तमाम चीजें। लेकिन जब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ 1949 में 26 जून को, अभी मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करूंगा। जब सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 को, और 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में भारत के 2 रिप्रेजेंटेटिव, मिस्टर मुदलियार और मिस्टर रामास्वामी, 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर को उन्होंने साइन किया 1945 में। 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड किया, मई में जर्मनी ने सरेंडर किया, और जून महीने में यूनाइटेड नेशंस का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ सैन फ्रांसिस्को में, जहां संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ, उसका चार्टर जो है वो बना। वहां बाबा साहब अंबेडकर नहीं जा पाए थे। क्यों नहीं जा पाए? इंडिया के उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बाबा साहब को वहां भेजने का डिसीजन लिया? मैं समझता हूं एक लेटर ये भी खोजेंगे तो अच्छा रहेगा, शायद एक नई हिस्ट्री जो है इमर्ज होकर आएगी। बट बाबा साहब अंबेडकर 1945 में सैन फ्रांसिस्को के कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए, जो भी रीजन हो उसका हिस्ट्री का शोध होना चाहिए। लेकिन जब सैन फ्रांसिस्को की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और मैं जानबूझ के थोड़ा ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा बोलूंगा और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कर रही है इसके ऊपर बोलूंगा। तो सैन फ्रांसिस्को की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उधर कुछ जेंटलमैन लोग बैठे हुए थे, काफी वेरियस कंट्रीज के जेंटलमैन थे, 51 कंट्रीज के लोग थे वहां पर। और 51 कंट्रीज के लोगों में 2-3 जेंटलमैन थे, उसमें एक नाम है, ऑफ कोर्स ही वाज अ रेसिस्ट, लेकिन वहां उन्होंने 1945 में, उनका नाम है जनरल स्मट्स। तो जनरल स्मट्स और उनके साथ 2-4 और लोग थे। जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया के आगे यह समस्या निर्माण हुई कि भाई दुनिया को बचाना कैसा है, दुनिया को कैसा बचाया जाए, पीस एंड सिक्योरिटी कैसा हो। तो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशंस बननी चाहिए, दैट वाज द थिंकिंग। तो वहां जो जेंटलमैन बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा कि आखिर युद्ध होता क्यों है। अब मैं ह्यूमन राइट्स की फिलॉसफी में ले जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है मैं नहीं जानता, बैंगलोर स्कूल ऑफ लॉ पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है नहीं जानता, दिल्ली स्कूल ऑफ लॉ पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है मैं नहीं जानता, पर विजय मानकर आज ह्यूमन राइट्स पे मास्टरी रखता है इंडिया के अंदर, इसलिए बातें आपको डिटेल में बोलूंगा आज मैं। तो
सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यह चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि दुनिया में वॉर इसलिए हो रहा है, पीस इसलिए नहीं है, सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका वायलेशन करते हैं। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट। और इसलिए यदि आप यूनाइटेड नेशंस का चार्टर देखोगे, जो इंटरनेशनल लॉ का इमिनेशन, इंटरनेशनल लॉ का पूरा इमिनेशन यूएन के चार्टर से होता है। दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉ। जितना भी अंतरराष्ट्रीय लॉ है, पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है या ट्रांजिशनल लॉ है, 3 तरह के इंटरनेशनल लॉ है। वो तीनों तरह के इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन, एमिनेशन वो यूएन के चार्टर से होता है। यानी वो जैसे हमारा देश का संविधान है, वैसे वो दुनिया का एक संविधान है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, एलिमेंट्री फॉर्म में इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां ये उल्लेख आया, इस बात का जिक्र हुआ कि ह्यूमन राइट्स को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, वायलेट करते, इसलिए पीस का और सिक्योरिटी की गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को यदि कुछ करना है तो वो ये करना चाहिए कि उसने सबसे बड़ा काम सिक्योरिटी का नहीं सोचना चाहिए, उसने ह्यूमन राइट्स का रियलाइजेशन कैसा होगा दुनिया में, यह सोचना चाहिए। ये बात वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, जो सज्जन लोग थे, उन्होंने वहां पर यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र का यदि आप चार्टर देखोगे, बिफोर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 6 बार मेजर वे में उल्लेख आया ह्यूमन राइट्स का, 6 टाइम्स। परहैप्स माइनर वे में 1-2 बार और मिल जाएगा। 7 to 8 टाइम्स ह्यूमन राइट्स का उल्लेख आया यूएन के अंदर में। और उसके बाद हम सब जानते हैं 10 दिसंबर 1948 को विश्व के तमाम मानवों का पहला राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ, जो मैग्ना कार्टा में भी नहीं था, जो वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स में भी नहीं था, जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में भी नहीं था, या राइट्स ऑफ वुमेन 1791 में वॉल्सकेनक्राफ्ट, जो महिला, जो लेडी थी जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 साल बाद जब डिक्लेरेशन किया महिलाओं के अधिकारों का, उसमें भी नहीं था। दुनिया में पहले बार ऐसा हुआ कि दुनिया के तमाम लोगों ने इस बात को माना, irrespective of the fact whether you are a democratic country or not, whether you are a theocratic country, whether you are a democracy or communism, whether you follow Buddhism or Islam or Christianity or any other religion, irrespective of all these things, पहली बार दुनिया के लोगों ने माना कि चाहे हम जिस धर्म को मानते हो, जिस पॉलिटिकल व्यवस्था में रहते हो, कॉन्टिनेंट के किसी भी तरह के रीजन्स में हम रहते हो, चाहे एशिया में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दुनिया के तमाम लोगों का ह्यूमन राइट्स को गारंटी करना चाहिए, उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको रियलाइज करना चाहिए। Therefore, the opening statement of human rights says, and it's very wonderful, all human beings are born free and equal in dignity and rights. All human beings. What is the language it uses? Not the citizens. Fundamental rights are claimed only against the state. Fundamental rights cannot be claimed against the market. Fundamental rights cannot be claimed against the private entities. Fundamental rights cannot be claimed against the non-state actors, howsoever good the fundamental rights may be. But human rights apply to all human beings. Human rights apply to the state as well as the market, as well as the public authorities, as well as the non-state actors. That is the difference between the fundamental rights and the human rights. जिन लोगों को फिलॉसफी ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटेल में समझना है, उनको ये समझना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन पार्ट क्यों, कैसा नहीं हो रहा है, भारत में क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, क्या करने की जरूरत है, इसके ऊपर में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि 10 बजे तक का समय मेरा है। 10 बजे के बाद का समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है।
तो इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द चार्टर ऑफ यूएन. इंडिया is also a signatory to the International Bill of Human Rights. What is the International Bill of Human Rights? International Bill of Human Rights constitutes of UDHR 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966 and all the optional protocols they are under. यानी International Covenant of Civil and Political Rights 1966, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights 1966, उसके अंदर के ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ये सब मिलाकर इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता है. अब सवाल ये है, क्या सवाल है, और ये बात मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि आज कोई भी कंट्री केवल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती है. जो लोग सोचते हैं कि केवल कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कमजोर है. आज कोई भी देश केवल संविधान से नहीं चलता, वो चलता है एक डोमेस्टिक लॉ से और एक चलता है इंटरनेशनल लॉ से. वो चलता है डोमेस्टिक लॉ से और इंटरनेशनल लॉ से. कोई भी कंट्री, हमारी कंट्री भी केवल संविधान से नहीं चलती है. अब ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, बाकी पब्लिक लॉ उस पर लागू होता है. और इसलिए हम वियना ट्रीटी ऑफ लॉ एंड कन्वेंशंस जो है उसको साइन नहीं कर रहा है इंडिया अभी तक, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा. भारत के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है. दफ्तेदार जी, आपकी भावना को लेकिन सिविलाइज भाषा में बोल रहा हूं, संविधान और मानव अधिकारों की क्या फ्रॉड हो रहा है. और मुझे दुख है इस बात का. अगर जुडिशरी बोल नहीं सकती तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जजेस को हम सदा रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते रहेंगे. जुडिशरी अगर इस पर नहीं बोलती, अगर सईद जी ने कहा कि मैं जज था और मैं नहीं बोल सकता इस पे ज्यादा, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं. पर इतना हक तो हम रखते हैं जुडिशरी को पूछने का, सईद जी है नहीं है, कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया ह्यूमन राइट्स के, उसका इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ. इतना तो मैं समझता हूं कि मुझे पूछने का अधिकार है मेरे देश की जुडिशरी का कि आपने बैंगलोर प्रिंसिपल्स को साइन किया, उसके इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ. जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, वी ऑल एग्री टू दिस. बट बैंगलोर प्रिंसिपल्स के जो 6 प्रिंसिपल है, उसके 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है. It should be independent, it should be impartial, and it should be accountable. So whether Indian judiciary is impartial, this question has to be put in a very decent way without contempt of court. Whether Indian judiciary is accountable, if accountable, accountable to whom? Whether Indian judiciary is a state under Article 12 of the Constitution of India. It is a state under human rights, but whether under the Constitution of India, Article 12, whether Indian judiciary is a state. If Indian judiciary is not a state, then human rights is not applicable to the Indian judiciary. अब जिसको मानव अधिकार ही लागू नहीं, वो मानव अधिकारों के ऊपर कैसा डिसीजन देगा. वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस. मैं आपको ट्रेडिशनल वे में नहीं बताऊंगा. मैं आपको जो आप सुनना चाहते वो नहीं सुना. मैं आपको आज कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस समझा रहा हूं.